बहुत पहले की बात है। एक गांव रामपुर में रामशरण नाम का बूढ़ा आदमी अपने बेटे आकाश के साथ रहा करता था। रामशरण के घर के सामने ही उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान के भरोसे ही रामशरण और उसके बेटे का गुजारा होता था। रामशरण का बेटा वो दुकान चलाता था। एक दिन रामशरण से मिलने उसका दोस्त आता है। अरे भाई रामशरण, कैसे हो? बड़े सालों बाद तुमसे मिल रहा हूँ। सब कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है दीनदयाल। तुम बताओ, तुम कैसे हो? और तुम्हारी तो 3 बेटियां हैं ना, वो कैसी हैं? अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। हाँ रामशरण, शादी लायक हो गई है। और तुम्हारा भी तो एक बेटा है ना, वो भी तो शादी लायक हो गया होगा। क्या सोचा है, उसकी शादी कब कर रहे हो? हाँ दीनदयाल, शादी लायक तो हो गया है, लेकिन दीनदयाल तुम तो जानते हो ना, बिना पैसे की शादी नहीं होती। अब शादी के बारे में सोचना है तो उसके लिए धन की भी आवश्यकता होगी, पर मेरे पास फिलहाल इतना धन नहीं है। जब आएगा तब आकाश की शादी के बारे में सोचूंगा। रामशरण, मुझे लगता है हर बात का एक वक्त होता है। अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है, अगर सही समय पे शादी कर दोगे तो अच्छा ही है। वैसे मेरे मन में एक बात थी, मैं वही बात करने यहाँ आया था। समझ नहीं आ रहा कैसे कहूँ। मुझसे कैसा शर्माना, बेझिझक कहो, क्या कहना चाहते हो? रामशरण, मैं अपनी बेटी के लिए तुम्हारे पास रिश्ता लेकर आया हूँ। क्या तुम अपने बेटे के लिए मेरी बड़ी बेटी कावेरी को स्वीकार करोगे? ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल देना चाहते हो, लेकिन दीनदयाल सचमुच मेरे पास धन की बहुत कमी है। मैं अभी आकाश की शादी नहीं कर सकता। अरे रामशरण, कैसी बातें करते हो? तुम्हारी हालत मुझे पता है, पर मेरी भी तो हालत तुम्हारी तरह है। मैं कौन सा बहुत बड़ा धनवान हूँ, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है। लेकिन रामशरण, तुम मेरे बारे में भी तो सोचो। मेरी 3 बेटियां हैं और तीनों के तीनों शादी लायक हो गई हैं। अगर बड़ी बेटी को तुम स्वीकार कर लोगे तो मैं निश्चित हो जाऊंगा। फिर मुझे बड़ी बेटी की कोई चिंता नहीं होगी। फिर मैं अपनी दोनों बेटी के लिए रिश्ता देख सकूंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ ये रिश्ता पक्का ही कर दें। और तुम चिंता क्यों करते हो? हम अभी शादी नहीं करेंगे, हम 1 साल बाद शादी करेंगे। तब तक तुम्हें भी वक्त मिल जाएगा और मुझे भी। और हाँ, 1 साल के बाद हम बहुत साधारण तरीके से शादी करेंगे, तो शादी में ज़्यादा खर्च भी नहीं आएगा। अब बोलो, तुम क्या कहते हो? मैंने तो अपने मन की सारी बातें तुम्हें बता दी, तो तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? हाँ दीनदयाल, तुमने सही कहा। अगर हम 1 साल बाद शादी करते हैं तो सब बहुत अच्छे से हो पाएगा, हमें वक्त भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हम ठीक 1 साल बाद दोनों की शादी करवा देंगे। लेकिन रामशरण, तुम एक बार अपने बेटे आकाश से भी पूछ लेते कि वो क्या कहता है। दीनदयाल, मेरा आकाश कभी मेरी बात को नहीं काटता। मैं जैसा कहूँगा वो वैसा ही करेगा। तुम उसकी चिंता मत करो, उसे भी ये रिश्ता जरूर मंजूर होगा। तब तो हम आज से दोस्त ही नहीं, समधी बन चुके हैं। मुबारक हो। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर जब आकाश दुकान से घर आता है, तब रामशरण उसे उसके रिश्ते की बात बताता है। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना बेटा? मैंने सही तो किया ना? आप कैसी बातें कर रहे हो पिताजी? भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? और आप मेरे लिए जो करोगे वही मेरे लिए अच्छा होगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप मेरे लिए सब कुछ हो। आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। रामशरण ये बातें सुन बहुत खुश हो जाता है। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रामपुर गांव में एक साहूकार होता है जिसकी नजर रामशरण की दुकान और उसके घर पर होती है। एक दिन वो रामशरण के पास आकर बोलता है, अरे रामशरण, कुछ सोचा है? आप किसके बारे में बात कर रहे हो मक्खनलाल जी? अरे मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था ना कि मुझे तुम्हारी दुकान और घर बेच दो, बदले में तुम्हें बहुत अच्छी रकम दूंगा। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम तैयार हो? मक्खनलाल जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैं अपना घर और दुकान किसी भी हालत में नहीं बेचूंगा। ये मेरे लिए सब कुछ है, मेरे जीने का सहारा है। मैं यहीं रहना चाहता हूँ। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। यहाँ मेरी पत्नी की यादें हैं, मेरे आकाश की बचपन की यादें हैं। मैं ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। सोच लो रामशरण, मैं तुम्हें इस जगह की दुगनी रकम दूंगा। फिर तुम उस रकम से अपना दूसरा मकान बना लेना, दूसरी ज़मीन खरीद लेना। लेकिन ये ज़मीन मुझे बेच दो,
तुम्हारा बहुत फायदा होगा। अरे तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, मान जाओ। नहीं मक्खनलाल जी, दुगनी क्या, चाहे आप इस जगह के लिए मुझे 4 गुनी रकम क्यों ना दो, फिर भी मैं ये जगह किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ठीक है भाई, अगर फिर भी तुम्हारा मन बदल जाए तो मुझे बता देना। ऐसा कहकर मक्खनलाल वहां से चला जाता है। महीने बीत जाते हैं। रामशरण की दुकान पर लोगों का आना कम हो जाता है। पिताजी, अब दुकान पहले जैसे नहीं चलती। पहले तो हमारा जैसे तैसे गुजारा हो जाता था, और जब हमें पैसों की ज़रूरत है तब दुकान तो पहले से भी कम चलने लगी है। हमारे वक्त तो घर का भी गुजारा नहीं हो पाता, तो हम शादी के लिए पैसे कहाँ से जमा करेंगे? ऐसा कैसे हो गया आकाश? आखिर हमारी दुकान पर लोगों का आना कम क्यों हो गया? पिताजी, हमारे गांव में पहले इतनी दुकान नहीं थी, इसलिए सब लोग हमारे यहाँ आया करते थे। लेकिन अब कई दुकानें खुल चुकी हैं, इसलिए लोग उन दुकानों पर जाने लगे हैं, और उन लोगों के पास पैसे हैं, इसलिए वो नई नई और ऊंचे दर्जे की चीज़ खरीद कर लाते हैं। हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि हम इतनी ऊंचे दर्जे की चीज़ खरीद कर ला सकें। शायद इसीलिए लोग अब हमारी दुकान पर आना पसंद नहीं करते। हाँ आकाश, तुमने सही कहा, शायद इसी वजह से। लेकिन आकाश, अब शादी को ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बेटा। दोनों सोच में पड़ जाते हैं और देखते ही देखते समय बीतता चला जाता है। अब शादी को केवल 2 महीने ही बचे होते हैं। आकाश दुकान पर गया होता है। तभी रामशरण सोचता है, क्या करूं? देखते ही देखते ये 2 महीने भी बीत जाएंगे और दुकान से पैसे तो आने से रहे। बहुत दिन इंतज़ार कर लिया, लेकिन दुकान तो चलने से रही। मेरा एक ही बेटा है और मैंने दीनदयाल से वादा किया है कि मैं उसकी बेटी से शादी करवाऊंगा। मुझे पैसों का इंतज़ाम करना होगा। एक काम करता हूँ, साहूकार के पास जाकर कुछ पैसे लेकर आता हूँ। शादी के बाद आकाश कुछ ना कुछ काम करके उसके पैसे चुका ही देगा। यही सोचकर रामशरण उस साहूकार के पास जाता है। और पैसे मांगता है। ठीक है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे पैसे लौटा दोगे, इस बात की क्या गारंटी है? बदले में तुम्हें मेरे पास कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना ही होगा। एक काम करो, तुम अपनी दुकान के कागजात मेरे पास गिरवी रख दो, फिर मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ। नहीं नहीं मक्खनलाल जी, मैं अपनी दुकान के कागजात नहीं दे सकता। अरे मैं कौन सा तुम्हारी दुकान मांग रहा हूँ, सिर्फ कागजात ही मांग रहा हूँ। और वैसे भी दुकान तो तुम्हारे नाम पर है, तो मैं कौन सा उस पर अपना हक जमा रहा हूँ। मैं तो सिर्फ भरोसे के लिए कागजात मांग रहा हूँ। जब तक तुम अपना कर्ज नहीं लौटा देते, तब तक कागजात मेरे पास रहेंगे। जैसे ही तुम्हारा कर्ज चुकता हो जाएगा, मैं तुम्हें वो कागजात लौटा दूंगा। ठीक है मक्खनलाल जी, ये हुई ना बात। अब बताओ कितने पैसों की ज़रूरत है? मुझे 3000 की ज़रूरत है। ठीक है, मैं अभी तुम्हें ला कर देता हूँ। रुकिए मक्खनलाल जी, आप एक काम कीजिए, 3000 में से मुझे 1000 रुपये ही दीजिए और 2000 आपके पास ही रखिए, क्योंकि मेरा शादी वाला घर है, चोरी होने का डर रहता है। आपके घर में पैसे सुरक्षित रहेंगे। फिलहाल मुझे 1000 रुपये दे दीजिए और फिर बाकी के 2000 रुपये मैं बाद में ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं अपने खाते में लिख लेता हूँ कि तुमने मुझसे 3000 रुपये लिए हैं। फिर रामशरण 1000 रुपये लेकर घर जाता है और उन पैसों को संभाल कर अलमारी में रख देता है और आकाश के लौटने का इंतज़ार करता है। थोड़ी ही देर बाद रामशरण के सीने में बहुत तेज़ दर्द होता है। वो बहुत तड़पता है, किसी को आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती और वो नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद आकाश घर लौटता है। अपने पिताजी को नीचे गिरा हुआ देख आकाश बहुत घबरा जाता है। उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन रामशरण नहीं उठता। आकाश वैद्य को बुलाकर ले आता है।
तो वैद्य जी रामशरण को मृत घोषित करते हैं। नहीं वैद्य जी, ये नहीं हो सकता। मेरे पिताजी को तो कोई बीमारी भी नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? अचानक उनकी मौत कैसे हो सकती है? मैं नहीं मान सकता। आप ठीक से देखिए। वैद्य जी उसे समझाते हैं और सांत्वना देते हैं। आकाश जोर जोर से रोने लगता है। फिर रामशरण का अंतिम संस्कार किया जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। आकाश पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। एक दिन आकाश को अलमारी में 1000 रुपए दिखते हैं। ये पैसे यहाँ कैसे आए? मुझे लगता है ज़रूर पिताजी ने रखे होंगे। हमारे पास तो पैसे नहीं थे। ज़रूर से पिताजी ने किसी से कर्ज लिया होगा। लेकिन किससे? एक काम करता हूँ, ये पैसे जिससे भी लिए थे मैं उसे लौटा दूंगा, क्योंकि अब मेरी शादी करने का कोई इरादा नहीं। मैं शादी नहीं करूँगा। मेरे पिताजी मेरे लिए सब कुछ थे। मेरी पूरी दुनिया उजड़ चुकी है। मेरे सर पर एक उनका ही तो हाथ था, एक उनका ही सहारा था। वो मुझे छोड़कर जा चुके हैं और ठीक 1 महीने बाद शादी की तारीख है। मेरे पिताजी को गए हुए कुछ दिन हुए हैं और मैं शादी करूं? बिल्कुल भी नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगा। मैं दीनदयाल जी से माफ़ी मांग लूंगा कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। आकाश ये सब सोच ही रहा होता है। तभी उसके घर मक्खन लाल आता है और बोलता है, कैसे हो बेटा, ठीक तो हो ना? जी मक्खनलाल जी, ठीक हूँ, लेकिन पिताजी की बहुत याद आती है। उनके बिना ये घर बहुत सोना लगता है। बचपन से मैं पिताजी से कभी अलग नहीं रहा। माँ तो बचपन में ही गुजर चुकी थी, तो मेरे लिए मेरे पिताजी ही मेरी माँ भी थी, जो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। अब मेरा कोई नहीं रहा। मैं पूरी तरह से अनाथ हो चुका हूँ। अपने आप को संभालो बेटा। अब होनी को कौन टाल सकता है? जिसको जब जाना होता है चला जाता है। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है बेटा। सबको एक ना एक दिन जाना है। वैसे बेटा, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात कहने आया था। मुझे पता है कि ये समय ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा तुम इस बारे में नहीं जानते, इसीलिए मैंने सोचा तुम्हें एक बार बता दूं। जी मक्खनलाल जी, बोलिए ना, क्या बात है? बेटा, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी शादी के लिए मुझसे 5000 रुपए लिए थे। तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, तुम्हें ही वो पैसे चुकाने होंगे। मैंने सोचा एक बार तुम्हें बता दूं, क्योंकि मुझे लगा शायद तुम्हें पता ना हो, इसीलिए। तुम्हारे पिताजी ने इस बारे में तुमसे कहा तो होगा ना? ये अब क्या कह रहे हैं मक्खनलाल जी? पिताजी ने तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन हाँ, मुझे अलमारी में 1000 रुपए मिले थे। शायद वो आपके ही थे। लेकिन फिर बाकी के पैसे कहाँ गए? अगर मेरे पिताजी ने आपसे 5000 लिए थे, तो अलमारी में सिर्फ 1000 रुपए ही क्यों हैं? और पिताजी ने इतनी बड़ी रकम क्यों ली, वो तो मैं नहीं जानता बेटा। लेकिन वो मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी शादी के लिए चाहिए। अब तुम कह रहे हो कि अलमारी में 1000 रुपए थे। अब बाकी के पैसे वो तो तुम्हारे पिताजी ही जानते होंगे कि उन्होंने किसको दिए। शायद उन पर कोई और भी कर्ज रहा होगा, इसके लिए मांगे हों, या फिर उन्होंने शादी के लिए खर्च कर दिए हों। अब ये तो तुम ही जानो और तुम्हारे पिताजी ही जाने। लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे वो पैसे लौटा देना। आकाश ये सब सुन बहुत चिंता में पड़ जाता है और मक्खनलाल से कहता है, जी मक्खनलाल जी, मुझे कुछ समय दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। फ़िलहाल तो मेरे पास ये 1000 रुपये हैं। आप एक काम कीजिए, ये 1000 रुपये ले लीजिए, बचे 4000 रुपये मैं आपको काम करके लौटा दूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ये पैसे तुम अपनी शादी के लिए रखो। तुम्हारी तो अगले महीने में शादी है ना, ये मुझे अभी लौटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम शादी के बाद मुझे मेरे सारे पैसे लौटा देना। नहीं मक्खनलाल जी, मैं अब शादी नहीं करना चाहता, तो मुझे इस 1000 की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप ये ले लीजिए। अरे ऐसा मत करो बेटा, तुम्हारा फैसला गलत है। तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। सोचो उस लड़की का क्या होगा। शादी को बस महीना बचा है। अगर तुम ये शादी तोड़ोगे तो उस लड़की की भी बहुत बदनामी होगी। और वैसे भी बेटा, तुम्हारे पिताजी तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से तय की थी। उनकी तो ये आखिरी इच्छा थी, तो तुम्हें शादी जरूर करनी चाहिए, नहीं तो उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और तुम ही सोचो, अगर तुमने ये शादी तोड़ दी तो तुमसे और कौन शादी करेगा? और तुम्हारी उम्र भी तो हो चली है।
एक बार उम्र चली गई तो शादी में बहुत मुश्किलें आएंगी। तुम्हारे पिताजी की आखिरी इच्छा समझकर ये शादी कर लो। बेटा मेरी बात मान लो। वैसे भी अब तुम बहुत अकेले पड़ चुके, तुम्हें तुम्हारी जीवन साथी का सहारा मिल जाएगा। जी मक्खनलाल जी, शायद आप सही कह रहे हैं। मेरे पिताजी की भी यही इच्छा थी कि उनके दोस्त की बेटी से मेरी शादी हो। मैं उनकी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूंगा, नहीं तो पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कुछ ही दिनों में आकाश की शादी बड़े ही साधारण तरीके से मंदिर में दीनदयाल की लड़की से हो जाती है। अब दीनदयाल की लड़की कावेरी आकाश के घर पर आ जाती है। कावेरी स्वभाव की बहुत अच्छी होती है और आकाश का बहुत ख्याल रखती है। शादी को कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मक्खनलाल फिर घर आता है। अरे आकाश, तुमने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। मेरे पैसे कब लौटा रहे हो? मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जी मक्खनलाल जी, मैं समझ रहा हूँ। मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। मुझे नहीं लगता तुम जल्द ही मेरे पैसे लौटा पाओगे, क्योंकि तुम्हारी दुकान तो चलने से रही। गांव में और भी दुकानें हो चुकी हैं, तो तुम किसके आधार पे मेरे पैसे लौटाओगे? इतनी बड़ी रकम तुम कहाँ से दोगे? उससे अच्छा एक काम करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है। तुम अपनी दुकान और ये घर मुझे बेच दो, मैं तुम्हें इसकी बहुत अच्छी रकम दूंगा। नहीं मक्खनलाल जी, मैं ये घर और दुकान किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। ये मेरे पिताजी की आखिरी निशानी है। मेरे पिताजी ने आपसे कितनी बार कहा है कि वो ये दुकान और घर नहीं बेचेंगे, फिर भी आप हमारी दुकान और घर के पीछे क्यों पड़े हो? मैं जानता हूं मेरे पिताजी ने आपसे पैसे लिए हैं, वो उनकी मजबूरी थी, इसलिए उन्होंने आपसे पैसे लिए। इस बात का ये मतलब नहीं कि मैं उसके बदले आपके घर और मेरी दुकान दे दूं। मैंने आपसे कहा ना, मुझे कुछ वक्त दीजिए, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ठीक है, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इतनी बड़ी रकम जुटा पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर भी तुम लौटा सकते हो तो तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। अगर मुझे 1 महीने बाद मेरी पहली किस्त नहीं मिली तो याद रखना, तुम्हारे दुकान के कागजात मेरे पास हैं। इसकी नौबत नहीं आएगी। मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। मैं बहुत मेहनत करूंगा और कुछ ना कुछ करके आपके पैसे लौटा ही दूंगा। मक्खनलाल वहां से चला जाता है। सुनिए जी, हमारी दुकान तो इतने अच्छे से नहीं चल पाती, बस घर ही चल पाता है। वो तो मैं जैसे तैसे करके घर चलाती हूँ। यहाँ 1 रुपया तक नहीं बचता, तो हजारों रुपए कहाँ से आएंगे और कैसे उनके पैसे चुकाएंगे? तुम चिंता मत करो, मुझे पता है दुकान के भरोसे मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। मैं कल ही काम देखने निकल पड़ता हूँ और मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करता हूँ, और जैसे ही पैसे इकट्ठा हो जाएंगे मैं किस्तों में मक्खनलाल के पैसे लौटा दूंगा। यही सोचकर आकाश दूसरे दिन काम की तलाश में निकल पड़ता है। वो बहुत जगह तलाश करता है, लेकिन काम नहीं बन पाता। वो एक जगह निराश होकर बैठ जाता है। तभी उसके पास एक सेठ आकर बोलता है, अरे सुनो, मुझे एक आदमी की जरूरत है। क्या तुम मेरे यहाँ काम करोगे? हाँ सेठ जी, जरूर करूँगा। आप तो मेरे लिए साक्षात भगवान बनकर आए हो। मैं काम की ही तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं काम ही नहीं मिल रहा था। बताइए ना सेठ जी, क्या काम है? मैं जरूर करूँगा। गोदाम में से बोरियां निकालनी है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें काम समझाता हूँ। आकाश उनके साथ उनके गोदाम में जाता है और दिन भर बोरियां उठाता है। आकाश को ये काम करने की आदत नहीं होती, वो पूरी तरह से थक जाता है। फिर भी वो काम करता रहता है और फिर काम हो जाने के बाद उस सेठ से अपनी मजदूरी के पैसे मांगता है। हाँ रुको, दे रहा हूँ। मैं क्या कहीं भागा जा रहा हूँ जो तुम्हें इतनी जल्दी हो रही है? मेरा बटुआ कहाँ गया? अभी तो यहीं था। जरा हटो, मुझे मेरा बटुआ देखने दो। उस सेठ को अपना बटुआ कहीं दिखाई नहीं देता। वो जोर से चिल्लाता है, ए लड़के, मेरा बटुआ कहाँ है? सेठ जी, मुझे क्या पता आपका बटुआ कहाँ है? मैं तो अभी आपके पास आया हूँ, वो तो आपको पता होगा। झूठ मत बोल, मेरा बटुआ तूने ही चुराया है।
तेरे आने से पहले यहाँ बटुआ था, अब मेरा बटुआ कैसे गायब हो सकता है? इसका मतलब तूने ही मेरा बटुआ चुराया है, चोर कहीं के। तो तू चोरी करने के इरादे से यहाँ आया था। ऐसा एहसान फरामोश, मैंने तुझे काम दिया और तू मेरे यहाँ चोरी करता है। चल निकाल मेरा बटुआ। ये आप क्या कह रहे हैं सेठी? मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। मैं मेहनत की कमाता हूँ और मेहनत की खाता हूँ। मेरे पास आपका कोई बटुआ नहीं है। आप तो मुझे बस मेरी मजदूरी के पैसे दीजिए। वो तो दिख ही रहा है कि तेरे पिताजी ने तुझे कैसे संस्कार दिए हैं। एक तो चोरी करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? और ऊपर से मजदूरी के पैसे मांग रहे हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत? पहले तो तुम मेरा बटुआ निकालो, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा ना मेरे पास कोई बटुआ नहीं है। अच्छा तो ठीक है, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। चल सरपंच जी के पास। वो आदमी आकाश को सरपंच जी के पास लेकर जाता है। इस बात पर पंचायत बिठाई जाती है। सरपंच जी, मेरे बटुए में 10,000 रुपए थे। मैंने अपने मजदूरों की मजदूरी देने के लिए रखे थे। इस आदमी ने मेरा बटुआ चुराया है। आप इसे कहिए कि मेरे पैसे मुझे लौटा दे। नहीं सरपंच जी, ये झूठ है। मैं वहां चोरी करने नहीं, मजदूरी करने गया था। इसने मेरे मजदूरी के पैसे तो नहीं दिए और ऊपर से मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इसके पैसे चुराए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। झूठा कहीं का। सरपंच जी, झूठ मैं नहीं, ये बोल रहा है। अगर आपको झूठ लग रहा है तो मेरे पास इस बात का गवाह है कि मेरा बटुआ इसी ने चुराया है। आप साहूकार मक्खनलाल जी से पूछ लीजिए। जी सरपंच जी, सेठ श्यामदास सच बोल रहा है। मैंने खुद आकाश को बटुए से पैसे गिनते हुए देखा है। बटुआ आकाश के पास ही है। दरअसल सरपंच जी, आकाश ने मुझसे भी 5,000 रुपए कर्ज ले रखा है, जो इसने अब तक नहीं चुकाया। मुझे लगता है शायद इसलिए उसने पैसे चुराए होंगे। अच्छा मक्खनलाल, मुझे अब पूरी बात समझ आई। तो ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम जानबूझकर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो ताकि तुम्हें मेरी दुकान और घर मिल सके, है ना? तो ये तुम्हारी साजिश थी और ये सेठ भी तुमसे मिला हुआ है। तुम दोनों ने मिलकर मुझे फंसाया है। तुम अच्छी तरह से जानते हो मक्खनलाल, मैंने कोई बटुआ नहीं चुराया। सरपंच जी, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। आप अपना फैसला सुनाइए। हमने दोनों पक्षों की सफाई सुन ली है। आकाश, सेठ के पास गवाह है जिन्होंने तुझे पैसे गिनते हुए देखा है, तो तू झूठ बोलने की कोशिश भी मत कर। और जैसा कि मक्खनलाल कह रहा है कि तुमने उससे भी कर्ज ले रखा है, हम तुम्हें 1 महीने का समय दे रहे हैं। तुम 1 महीने के अंदर कुछ भी करो, लेकिन मक्खनलाल और सेठ श्यामदास के सारे पैसे लौटाओ, वरना हमें कोई कठोर निर्णय लेना होगा। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। ये पंचायत यहीं समाप्त होती है। आकाश बहुत चिंता में पड़ जाता है और निराश होकर घर चला जाता है। अब क्या होगा जी? पहले तो उस मक्खनलाल के ही पैसे थे, अब तो चोरी का भी इल्जाम सर पर आ गया। ये हमारे साथ हो क्या रहा है? भगवान हमारी इतनी कठोर परीक्षा क्यों ले रहे हैं? इतनी बड़ी रकम तो हम कभी नहीं जुटा पाएंगे। और ये सब उस मक्खनलाल ने जानबूझकर किया है। उसने जानबूझकर उस सेठ को आपके पास भेजा और आपको काम दिलाया ताकि वो आप पर चोरी का इल्जाम लगा सके, क्योंकि वो हमारा घर और दुकान हथियाना चाहता है। उसे लगा अगर वो इतनी बड़ी चोरी का इल्जाम लगाएगा तो हम इतनी बड़ी रकम कभी लौटा नहीं पाएंगे और उसे हमारा घर और दुकान मिल जाएगी। इसलिए उसने षड्यंत्र रचा। वो कितना नीच और गिरा हुआ आदमी है। भगवान उसे कभी खुश नहीं रखेगा। उसका सत्यानाश होगा। उसे हमारी बद्दुआ लगेगी। कावेरी, मैं जानता हूं इस वक्त सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है और वो है ईश्वर। और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो मुझे जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। कावेरी, झूठ की उम्र ज्यादा दिन नहीं होती। तुम देख लेना, जीत सच की ही होगी। मैं नहीं जानता कि कैसे और कब होगा, लेकिन मुझे इतना जरूर भरोसा है कि मैंने कोई चोरी नहीं की, तो ईश्वर मेरा साथ जरूर देंगे। सत्य की जीत होगी। और उसी दिन मक्खनलाल के गोदाम में बहुत बड़ी आग लग जाती है। उसका सारा अनाज जल रहा होता है। और तो और मक्खनलाल का बेटा भी
खेलते खेलते उस गोदाम में चला जाता है। अरे कोई मदद करो, कोई पानी लाओ, कोई आग बुझाओ। मेरा बेटा, कोई तो बचाओ, मेरे बेटे को बचाओ। मेरा सारा अनाज भी जल जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। कोई तो मदद करो। सारे गांव वाले बस तमाशा देखते रहते हैं। कोई उसकी मदद नहीं करता। किसी के अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। आग बढ़ती ही जाती है। आकाश और उसकी पत्नी भी शोर देखकर घर के बाहर आ जाते हैं। कावेरी, मैं अभी जाकर आता हूँ। आप क्या कह रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। आप ऐसे नीच आदमी की मदद करना चाहते हो जिसने हमारे साथ इतना बुरा किया? आप कहीं नहीं जाएंगे। ईश्वर ने उन्हें सज़ा दी है और वो भी उनके अपने ही कर्मों की सज़ा है। उन्हें भी भुगतने दीजिए। नहीं कावेरी, ये वक्त ऐसी बातें सोचने का नहीं है। भले ही उसने मेरे साथ कितना भी बुरा किया हो, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी होगी। उसे अपने कर्मों की सज़ा मिलेगी, वो ईश्वर देगा। लेकिन इंसानियत के नाते मैं उसके बच्चे को यूं जलता हुआ नहीं देख सकता। अगर मुझ में भी इंसानियत न रही तो उनमें और मुझ में फ़र्क क्या रह जाएगा? मुझे जाना होगा। और आकाश दौड़ पड़ता है और एक चादर लपेटकर भागते हुए आग के अंदर जाता है और मक्खन लाल के बेटे को बाहर निकाल लाता है। सारे लोग ये देख दंग रह जाते हैं। मक्खन लाल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो भी देखकर दंग रह जाता है और अपने बच्चे को जिंदा देख बहुत खुश हो जाता है। ना चाहते हुए भी मक्खन लाल को आकाश का एहसान लेना पड़ा। इसके लिए उसे दुख होता है। वो आकाश से धन्यवाद तक नहीं कहता और आकाश वहां से चला जाता है। देखा आपने अपनी जान की परवाह किए बिना उस मक्खन लाल के बेटे की जान बचाई, लेकिन उस नीच आदमी ने आपको धन्यवाद तक नहीं कहा। कावेरी, मैं उसके धन्यवाद के लिए उसके बेटे को बचाने नहीं गया था। मैं इंसानियत के नाते गया था। वो भले मेरा धन्यवाद करे या ना करे, लेकिन मेरे मन में इस बात का दुख तो नहीं रहेगा कि मैं उसके बेटे की जान नहीं बचा पाया। मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। तुमने देखा नहीं, गांव में कोई भी आदमी आगे आने को तैयार नहीं था। अगर मैं न जाता तो शायद उस बेटे की जान चली जाती, और एक बेटे की जान माँ बाप के लिए बहुत कीमती होती है। मक्खन लाल और उसकी पत्नी जीते जी मर जाते। ये तो उनके कर्मों की सज़ा थी जो उन्हें मिल रही थी। मुझे नहीं लगता कि आपको उनकी मदद करनी चाहिए थी, क्योंकि वो इस लायक हैं ही नहीं। छोड़ो कावेरी, ईश्वर सब देख रहा है। मैंने कहा ना, इंसाफ वो करेगा। उसके पास न्याय है, अन्याय नहीं। सब ईश्वर पर छोड़ दो। इधर मक्खन लाल बैठकर सोचता है। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। गोदाम का सारा माल जलकर राख हो चुका है। मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। वो तो अच्छा हुआ मेरे बेटे की जान बच गई, नहीं तो आज तो मैं अपने बेटे को भी खो देता। और मुझे मजबूरन ऐसे आदमी का एहसान लेना पड़ा जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसी घटिया सोच रखते हो। अरे, उस आकाश ने अपनी जान पर खेलकर हमारे बेटे की जान बचाई है, फिर भी आप उसके बारे में ऐसा सोच रहे हो। आपने तो उसका धन्यवाद तक नहीं किया। आज अगर वो आकाश ना होता तो हमारा बेटा भी ना होता। आज हम उसकी लाश पर रो रहे होते, फिर भी आपका दिल नहीं पिघला। आपने उसके साथ न जाने क्या क्या नहीं किया, उसे कितने दुख और तकलीफें दी, फिर भी वो सारी बातें भूलकर हमारे बच्चे को बचाने दौड़ पड़ा, जबकि गांव में कोई भी उस आग के पास जाने के लिए भी तैयार नहीं था। अरे, गांव वाले तो क्या, आप खुद उस बच्चे के पिता होकर उसे बचा नहीं पाए। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर यही बात आकाश के साथ होती तो आप ही बताइए कि आप उसके बच्चे को बचाने जाते। जहाँ तक मैं आपको जानती हूँ, बिल्कुल भी नहीं जाते, बल्कि दूर खड़े रहकर उसकी बर्बादी का तमाशा देखते और खुश होते। ईश्वर से डरिए।
आज ईश्वर ने आपको आपके पापों की सजा दी है। वो तो शुक्र मनाइए कि उस आकाश की वजह से हमारा बेटा बच गया, नहीं तो ईश्वर आपको ऐसी सजा देता जो आप जिंदगी भर भूल नहीं पाते। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर मक्खन लाल का सर शर्म से झुक जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन मक्खन लाल के यहाँ सेठ श्यामदास आता है और बोलता है, मक्खन लाल, तुम्हारे गोदाम के लिए आधे पैसे मैंने दिए थे। मैं वो पैसे मांगने आया हूँ। मेरे पैसे मुझे वापस करो। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें अच्छे से पता है मेरे गोदाम में आग लग चुकी है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हें कहाँ से पैसे दूंगा? और तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो ना, तुम्हें तो मेरी तकलीफ समझ लेनी चाहिए। तुम मुझसे ऐसी हालत में पैसे कैसे मांग सकते हो? देख मक्खन लाल, दोस्ती अपनी जगह और व्यापार अपनी जगह। मैं व्यापार में दोस्ती को नहीं लाना चाहता। मुझे अपने पैसों से मतलब है। दोस्ती के नाम पर तू बच नहीं सकता। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मीना, वो श्यामदास मुझे धमकी देकर गया है और वो बहुत खतरनाक आदमी है। इतने दिनों तक मैं उसके साथ रहा, मैं उसे इतना तो जान ही चुका हूँ कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें ये घर उसे बेचना ही होगा, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मैं उसे नहीं दे पाऊंगा। ये आपके पापों की सज़ा है, जो आपके साथ साथ मुझे भी भुगतनी पड़ रही है। और रख लो दूसरों की ज़मीन पर नज़र, इसलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। आज आपको खुद का घर बेचने की नौबत आ गई है। हाँ मीना, मैं जानता हूँ ये मेरे ही पापों की सज़ा है जो मुझे भुगतनी ही होगी। मक्खन लाल को मजबूरन अपना घर श्यामदास को बेचना पड़ता है और खुद एक बड़े से घर से निकलकर छोटे से घर में रहने लगता है। मक्खन लाल आकाश के घर जाकर उसी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, आकाश, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, तुमसे झूठ बोला है। तुम्हारे पिताजी ने मुझसे 5,000 नहीं बल्कि 1,000 ही लिए थे। श्यामदास को मैंने ही कहा था कि तुम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाए। मुझे लगा अगर मैं तुम्हें ऐसे मजबूर कर दूं तो तुम्हारा घर और तुम्हारी दुकान मुझे मिल जाएगी। शायद इसीलिए आज मुझे ये सज़ा मिल रही है। मैं घुट घुट कर जी रहा हूँ आकाश। एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया है, मेरे दिल पर से बहुत बड़ा बोझ उतर जाएगा। मुझे माफ़ कर दो आकाश। तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है मक्खन लाल। तुम्हें अपने किए की सज़ा मिल चुकी है। मैं कौन होता हूँ तुम्हें माफ़ करने वाला? इंसाफ तो ईश्वर करता है। मुझे बस उन पर इतना यकीन था कि वो सत्य का ही साथ देंगे। झूठ की ना कभी जीत हुई थी और ना ही होगी। भले देर से ही सही, लेकिन सच की ही जीत होती है। तुम मेरे साथ चलो आकाश। मैंने सारे गांव वालों के सामने तुम्हें झूठा साबित किया था। पंचायत में भी मैंने झूठी गवाही दी थी। अब मैं सबके सामने सच कहूँगा। मैं पंचायत में बताऊंगा कि तुम निर्दोष हो। तुमने कुछ नहीं किया था, सारी गलती मेरी थी। भले ही पंचायत मुझे कोई भी सज़ा क्यों ना सुनाए, मुझे मंजूर होगा। तुम चलो मेरे साथ। मक्खन लाल आकाश को जबरदस्ती अपने साथ सरपंच के पास लेकर जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। मक्खन लाल, तुम्हें पंचायत में झूठी गवाही देने के बदले और आकाश से धोखाधड़ी करने के बदले सजा जरूर मिलेगी। नहीं सरपंच जी, मेरी आपसे विनती है, आप मक्खन लाल को क्षमा कर दीजिए। इसे अपने किए की सजा मिल चुकी है। मैं इसे कोई सजा नहीं देना चाहता। देखा मक्खन लाल, तुमने आकाश के साथ कितना बुरा किया, फिर भी वो आज तुम्हारे बारे में सोच रहा है। आज सिर्फ आकाश की वजह से तुम सजा से बच रहे हो, वरना हम तुम्हें ऐसी सजा सुनाते जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते थे। यह बात सुन मक्खन लाल का सर शर्म से झुक जाता है। मक्खन लाल के बुरे दिन आ चुके थे। अब उसके घर में खाने पीने तक को अनाज ना रहता। इधर आकाश की भी दुकान थोड़ी चलने लगी थी। दिन बीतते चले जाते हैं। आकाश के पास अब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा होने लगते हैं, तो वो शहर से अच्छा सामान लाने लगता है और गांव में बेचता है। अब आकाश की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगती है। एक दिन आकाश मक्खन लाल के घर आकर उसे खाने का सामान देते हुए बोलता है, मक्खन लाल, मैं जानता हूँ तुम्हारा परिवार भूखा है,
मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लेकर आया हूँ। ये सामान मेरी दुकान से लाया हूँ, सोचा तुम्हारे कुछ काम आ जाएंगे। ये देख मक्खनलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो देखा दोस्तों, कैसे घमंड और लालच ने सेठ माखनलाल को हवेली से एक झोपड़पट्टी में ले आया। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और ना ही किसी पर अत्याचार करना चाहिए। और एक तरफ वो गरीब आकाश, इतना गरीब होने के बावजूद भी वो सेठ की मदद करने से नहीं चूकता। हम इस कहानी से ये सीखते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।